सभी बच्चों शुभ दोपहर। गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, हाउ आर यू चिल्ड्रन? आई थिंक यू आर फाइन। आज कोरोना सारी दुनिया में विजृंभित हुई है। इसी कारण से आंध्र प्रदेश सरकार ने सभी बच्चों को मार्च से आज तक कोरोना छुट्टियां दिया गया है। इस दिया गया से कारण से सभी बच्चों अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस को देखना पड़ता है। इस ऑनलाइन प्रोग्राम को सभी बच्चों में देखने से अपनी सृजनात्मक शक्ति को लाने की प्रयत्न करता है। इस प्रयत्न करने से, भाग लेने से आंध्र प्रदेश समग्र शिक्षा ने ऑनलाइन प्रोग्राम की KGBV-CRT के द्वारा लाने की प्रयत्न किया गया है। इस भाग लेने से मैं इस प्रोग्राम को भाग लेने की संभावना से मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद कहती हूँ। मेरा नाम है मोरम निर्मला। मैं KGBV रणपचोडवरम में हिंदी CRT के रूप में काम कर रही हूँ। मैं इस कलांश में 9वीं कक्षा पाठ पढ़ाने के लिए आई हूँ। यूज़ कोरोना प्रिकॉशंस स्ट्रिक्टली, मेंटेन हैंड सैनिटाइजर, wear a mask, practice good hand hygienic, don't ignore and symptoms, wear a mask, maintain social distance and stay home and stay safe। सभी बच्चों, यह चित्र इस चित्र में क्या दिखाई दे रही है मुझसे पूछिए। इस चित्र में क्या दिखाई दे रही है ध्यान से देखकर मुझसे पूछिए। इस चित्र में क्या दिखाई दे रही है? लता प्लीज स्टैंड अप। इस चित्र में क्या दिखाई दे रही है? सूर्य, वेरी गुड। इस चित्र में क्या दिखाई दे रही है रानी? पक्षी। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहे हैं? फसल। वो इस चित्र में किसका रंग दिखाई दे रही है? केसरी रंग। इस चित्र में क्या दिखाई दे रही है? सैफरॉन कलर। ओके। इस चित्र के बारे में मैं भी ज्ञानपूर्वक बताऊंगी। आप ध्यान से सुनने के लिए प्रयत्न कीजिए। जिस चित्र में फूल खिलती है, इस चित्र में सूर्य चमकती है, इस चित्र में पक्षी उड़ती है, इस चित्र में फसल होती है, इस चित्र में 3 रंगों वाले झंडे इस चित्र में मिलता है। इस चित्र में क्या है? इस चित्र में 2 रंगों मिलती है। इस चित्र में फसल के रंग केसरी रंग, फसल के रंग हरा रंग और केसरी रंग, इस रंगों तिरंगी झंडा में मिलता है। इसी झंडे के कारण तिरंगा झंडा परिपूर्ण हो जाती है। इस चित्र के द्वारा सभी बच्चों में अपने ज्ञानपूर्वक संदेश देने के लिए इस चित्र में शैलेंद्र जी ने अपने वाक्य में शैलेंद्र जी के द्वारा अपना कौपरिचय दिया गया है। शैलेंद्र जी के द्वारा भारतीय विशेषताओं के बारे में ध्यान देने की कोशिश करती है। इस चित्र में भारतीय विशेषताओं के बारे में चित्र के द्वारा क्या संदेश मिलता है, इसी में जिस देश में गंगा बहती है गीत है या कविता है, इसी के द्वारा मनुष्यों की क्या संदेश देता है इसमें मिलता है। इसी के द्वारा मैं तिरंगा झंडा के बारे में बताऊंगी। तिरंगा झंडा के बारे में क्या बताऊंगी? तिरंगा झंडा के बारे में आपके मालूम है या नहीं? तिरंगा झंडा में 3 रंगों वाली झंडा है। इसमें 3 रंगियाँ होती हैं, सफ़ेद, केसरी और सेफ्रॉन कलर है। इस 3 रंगियों का विशेषता क्या है? सेफ्रॉन कलर के बारे में मैं भी पूछूंगी। सेफ्रॉन कलर त्याग का निदर्शन है, वाइट कलर शांति का चिन्ह है और हरा रंग किसका चिन्ह है? संपन्नता का चिन्ह है। इस चित्र में
तिरंगा झंडा भी मिलते हैं। भारत की चिन्ह क्या है? तिरंगा झंडा है। इस झंडे के बारे में मैं भी बताया। इस झंडे में होने वाली विशेषताओं के कार्यों के मैं भी आपको बताया। इसके द्वारा जिस देश में गंगा बहती है, इस पाठ के लेखक कौन है? बोलिए कौन है? शैलेंद्र जी ने। शैलेंद्र जी के बारे में मैं भी बताऊंगी। शैलेंद्र जी के बारे में मैं भी बताऊंगी। पाठ में इसके बारे में मैं भी बताया। तिरंगा झंडा का नमूना पत्र है। इस तिरंगा झंडा किसका चिन्ह है? भारत देश का चिन्ह है। भारत देश का चिन्ह कौन मनाते हैं? कौन किया गया था? इसके रूपकर्ता कौन है? पिंगल वेंकैया जी ने इसके रूपकर्ता मनाया जाता है। इस चित्र में क्या दिखाई दे रही है? तिरंगा झंडा दिखाई दे रही है। इसके भारत में स्वतंत्रता संग्राम में कब हुआ था? 1947 में भारत स्वाधीन हो गया था। इस स्वतंत्र के लिए सभी मनुष्यों और नायकों ने, शहीदों ने इसकी स्वतंत्रता लड़ाने के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए बहुत लड़ाई गई। सच, अहिंसा, धर्म, न्याय, परोपकार, मानवता आदि गुणों की लाने से, भारतीय गुणों के लाने कर इस स्वतंत्रता लाने के प्रयत्न किया गया था। इस स्वतंत्र लाने की प्रयत्न किया से इस तिरंगा झंडा भारत स्वाधीन हो गया के बाद गणतंत्र राज्य नहीं होती है। गणतंत्र राज्य 1950 जनवरी 26 से गणतंत्र राज्य के रूप में हर साल भारत देश मनाया जाता है। इस मनाया जाने के कारण है इस दिन रेड फोर्ट इन दिल्ली में एवरी ईयर इस झंडे को फहराया जाता है। इस दिन फहराए जाने के कारण भारत की स्वतंत्रता, संपन्नता आदि को इसी में दिखलाना पड़ता है। इसके बारे में पूछने के बाद मैं भी यह बताया कि जिस देश में गंगा बहती है, इसका लेखक कौन है? शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र जी के बारे में मैं भी बताऊंगी। शैलेंद्र जी का चित्र नमूना इस पर देखेंगे। शैलेंद्र जी का चित्रपट एक ही बार ये दिखाएंगे। शैलेंद्र चित्र का पट इसका रूप इस पर दिखाएंगे। शैलेंद्र जी ने एक गीतकार है, लिरिसिस्ट है, एक कवि भी है। 200 से अधिक लाने की प्रयत्न किया गया था। 200 से अधिक कविता लिखने की प्रयत्न की गई है। इसके कव परिचय एक शाम पट पर लिखकर मैं भी आई। इस देखकर आपकी नोट पुस्तिका में लिखने की प्रयत्न कीजिए। ध्यान से सुनिए। इस चित्र में क्या दिखाई दे रही है? केवल शैलेंद्र जी का नमूना चित्र दिखाई दे रही है। इसका कव परिचय इसी प्रकार है। इसमें मैं भी बोलता हूँ, आपकी ध्यान से सुनिए। शैलेंद्र जी का जन्म कब हुआ था? शैलेंद्र जी का जन्म 30 अगस्त 30वें दिन अगस्त 1923 में रावलपिंडी नामक गांव में हुआ था। शैलेंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? रावलपिंडी ग्राम में पाकिस्तान में हुआ था। इस कब हुआ था? 30 अगस्त 1923 में हुआ था। इसका पूरा नाम कौन है? पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है शंकरीदास केसरीलाल शैलेंद्रता। किसका पूरा नाम क्या है? शंकरीनाथ केसरीलाल शैलेंद्रता। उसके माता पिता का नाम क्या है? इसके माता का नाम है पार्वती देवी है और पिता का नाम है केसरीलाल था।
बचपन से ही। इसके माता पिता का नाम कौन है? क्या है? पार्वती देवी है और केसरी लाल है। इसके बचपन छोटे आयु में है, छोटी आयु में ही अपनी पेरेंट्स के साथ, माता पिताओं के साथ मथुरा में रहने के लिए गया था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? रावलपिंडी ग्राम में हुआ था। मगर अपने माता पिताओं के साथ कहाँ गया था? कहाँ से कहाँ तक गया था? रावलपिंडी से आगरा से निकट मथुरा के पास गया था। इस आने के बाद इसका एक ही व्यवसाय मिला था। युवावस्था में इसका व्यवसाय मिला था। इसका व्यवसाय क्या था? भारतीय रेलवे में काम करने का समय काम करने का काम मिला था। 1947 में मुंबई गए। 1947 में शैलेंद्र जी ने कहाँ गए थे? मुंबई गए थे। मुंबई गए के बाद अपना अधिकांश समय भारतीय रेलवे में काम करते हुए भी अधिकांश समय भी किसमें लेना पड़ा था? अधिकांश कविताएं गाने के लिए और कविताएं लिखने के लिए उसका मन अधिक से पड़ा था। उस अधिक से पढ़ने के कारण ही उसका ध्यान किस पर पड़ा था? किसका ध्यान किस पर पड़ा था? राज कपूर हिंदी एक्ट्रेस का ध्यान किस पर पड़ा था? शैलेंद्र जी ने पर पड़ा था। इस पढ़ने के बाद यह क्या क्या लिखी थी? पंजाब ने जलता है पंजाब ने। राज कपूर जी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित है। इसका कार्य कौन आकर्षित करे? इसके द्वारा आकर्षित किया था। राज कपूर और शैलेंद्र जी ने एक ही परियोजना प्रोजेक्ट वर्क किया था। इस प्रोजेक्ट वर्क का नाम क्या है? बरसात है। इसी तरह शैलेंद्र जी ने अपने जीवन में अनेक हिंदी, तमिल, कन्नड़ सिनेमाओं में अपने गीतों के लिखने के लिरिसिस्ट के रूप में अपने काम कर दिया था। इसी की मेनली इसका अभिप्राय क्या है? काम लिया वाने वाला था और केवल उच्च स्थिति, नीच स्थिति आदि स्थितियों के इसका विश्लेषण बहुत वर्णन किया था। इसको 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से गवर्नमेंट जी ने इसको पुरस्कार दिया गया था। इसी तरह शैलेंद्र जी का परिचय है। कहती है इसी गीत में गंगा नदी के बारे के प्रामुख्यता इसमें दिया गया है। गंगा नदी माने क्या है? गंगा नदी गंगोत्री से आ गई नदी है, मगर पौराणिक गाथाओं के अनुसार गंगा नदी आकाश गंगा से आने वाली नदी है। इस पौराणिक गाथाओं में गंगा नदी का एक कथा भी प्रचलित है। मैं भी स्पष्टता पूर्वक समझ में आने की प्रयत्न करूंगी, आप ध्यान से सुनिए। पूर्व में गंगा नदी के बारे में मैं भी बताऊंगी। पूर्व काल में सगर नामक एक राजा था। एक राजा ने राज्य का परिपालन करता था। उसका 60,000 पुत्र था, मगर ये पुत्र असामान्य था। इस राजा ने अपने राज्य का क्षेम के लिए एक अश्वमेध याग करने का प्रयत्न किया गया था। इस प्रयत्न से करने पर भी अश्वमेध नहीं दिखाई देना पड़ता था। इस दिखाई देना पड़ने से इसको पकड़ने के लिए वन में 700 पुत्रों ने गया था। इस गए के बाद उसके पास एक कपिल वन नामक मुनि ने तपस करने लगी थी। इस तपस का संक्षोभ में भग्न करने से कपिल वनु को गुस्सा आने पड़ता है। इस गुस्सा आने पड़ने से एक क्षेम लेकर उसको
आजीवित करने का शाप दिया गया था। आजीवित करने से 60 पुत्र ने आजीवित करने पड़ा था। इस 60 पुत्र ने आजीवन करने से उसका राज्य संक्षोभ में पड़ा गया था। इसी तरह अपने वंशजों में एक ही पुत्र भगीरथी नामक एक ही पुत्र जन्म लिया था। इस भगीरथी जी ने अपने पितृ वंशजों को जीवित करने के लिए गंगा नदी के पास लाने के लिए प्रयत्न किया गया था, मगर कपिल मुनि को इसका तपस्या को ज्ञान में आकर इसको आने की संभावना से प्रयत्न किया गया था। एक ही इच्छा को पूरा करने की प्रकट करने लगा था। इस इच्छा से तपस करने पर भी भगीरथी के ब्रह्म मुनि के पास गंगा नदी आकाश से आने लगा था। आने लगने से ये कि शिव के जटा जुटाओं से आने से आकाश गंगा माने जाती है। इस आकाश गंगा का जन्म स्थल है गंगोत्री है। इस गंगोत्री के स्थान पर उत्तराखंड, उत्तरांचल, वाराणसी, ऋषिकेश आदि पुण्य क्षेत्र भी बसे हुए थे। इसी के तरह गंगा नदी का कथा प्रचलित भी है। इस देश में गंगा बहती है। पाठ में गंगा की नदी के बारे में मैं भी बताया। आपको समझ में आई नहीं तो मैं भी दूसरी तरह आपके समझने के लिए प्रयत्न करूंगी। इस पाठ के यह उद्देश्य इसी पर दिया गया है। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? भारत देशों की गुणों की पहचानने के लिए यह उद्देश्य दिया गया है। इस उद्देश्य क्या है? भारतीय लोगों के महान गुण होते हैं। इसमें महान गुण क्या है? सत्य गुण है, अहिंसा गुण है, मानवता गुण है, परोपकार का गुण है। इस आदि गुणों की बाहर लाने से प्रयत्न करने की भारत देश में यह लाने की प्रयत्न करता है। सच्चे माने क्या है? ट्रुथ। सच्चे हरिश्चंद्र भारत देश में बसे हैं। अहिंसा का प्रतिरूप कौन है? महात्मा गांधी जी है। इसी तरह महात्मा गांधी जी ने अहिंसा को अपना आयुध मानकर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता लाने की प्रयत्न किया गया था। इसी तरह स्वतंत्रता लाने की प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों में प्रमुख कौन है? महात्मा गांधी जी है। सच्चा हरिश्चंद्र कौन है? सच्चे का प्रतिरूप है, प्रतीक है। हरिश्चंद्र है, राजा हरिश्चंद्र है। सती सावित्री है, सच का प्रतिरूप है। इसी तरह लोगों भारत में बसे हैं। इस लोगों की लक्षणों की बाहर लाने की प्रयत्न करने से श्री शैलेंद्र जी ने इस तरह का वाक्य और गीत और कविताएं लिखी गई है इस पाठ में। पहला, इस पाठ में 8 पद्य होती हैं। 8 पद्य होने के कारण इस कलांश में मैं भी 4 पद्यों की भावों की समझ में लाने की प्रयत्न करूंगी। पहला पद्य इसमें क्या है? होंठों पे सच्चाई रहती है। होंठों पे सच्चाई रहते हैं, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं। इसमें गाना गाकर मैं भी पढ़ाऊंगी। आप जान से गाना गाऊंगी, आप जान से सुनिए। होंठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ दिल में सफाई रहती है, जिस देश में गंगा बहती है। इसी तरह पद्य को यहाँ दिया गया है। इसमें कठिन शब्दार्थ को मैं भी इस पाठ पर, इस शाम पट पर लिख कर लाया। इस शाम पट पर लिखे गए शब्दार्थों को आपकी
पाठ्य पुस्तकों में लिखने का प्रयास कीजिए। इसका होंठ माने क्या है? होंठ माने लिप है। लिप माने क्या है तेलुगु में? पेदवुलु। मन का सच्चाई क्या है? सच्चाई माने सत्यता। सत्यता माने क्या है? ट्रूथ, निजमु। इसमें अगला शब्द क्या है? दिल है। दिल माने क्या है? मन है। मन माने क्या है? इंग्लिश में हार्ट है, अंग्रेजी में क्या है? हार्ट है। सफाई माने क्लीनलीनेस है, स्वच्छता है। इसी तरह इस पद्य में इन शब्दों का, कठिन शब्दों का अर्थ इसी तरह दिया गया है। इसका भाव मैं स्पष्टता पूर्वक जान से आपके सुनाऊंगी। आप जान से सुनने का प्रयत्न कीजिए सभी बच्चे। होंठों पे सच्चाई रहती है। किसके होंठों पे सच्चाई रहती है? भारत के होंठों पे सच्चाई रहती है। जहाँ दिल में सफाई रहती है। किसके दिल में सफाई रहती है? भारतीय लोगों की मन में और दिल में सफाई रहती है। इस सफाई रहने के कारण, दिल में सफाई रहने के कारण होंठों में सच बोलती है। सच बोलने के कारण यह किसकी वासी है? भारत देश के वासी है। भारत की वासी कौन बनती है? भारत देश में क्या नदी प्रवाहित होती है? गंगा नदी प्रवाहित होती है। इस प्रवाहित होने के कारण भी भारतवासी में अच्छी गुणें बसी है। दूसरों की परोपकार करने की गुणें अपकार नहीं करती है। स्वच्छता मन है, सफाई करती है, दिल में सफाई होती है, होंठों भी सच्चाई रहती है। इसी तरह लक्षण किसकी प्रजाओं में हमें मिलती है? भारत की प्रजाओं में हमें मिलती है। भारत में महात्मा गांधी जी है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने है, कई नायकों भी है। सच के लिए, अहिंसा के लिए अधिक कृषि करने वाली व्यक्ति यह है। इस कृषि करने से कारण से भारत में अच्छे महान लोगों के होने के कारण से अच्छी महान गुण इसमें होती है। इस क्या होती है? भारत में भी होती है, भारत के लोगों में भी होती है। इसी तरह होने के कारण गंगा नदी पवित्र नदी होने के कारण भी भारत में महान लोगों की अच्छी गुणी बसी है। दिल में सफाई होती है, होंठों में सच्चाई होती है, सफाई रहती है। इसी महान मनुष्य भी भारत में भी होती है। इस तरह पद्य का भाव, पहला पद्य का भाव आप ज्ञान से सुनने की मैं भी धन्यवाद। इस ज्ञान से सुनने से यदि शंका आती है तो आप खड़ा होकर प्रश्न देते हैं तो आपकी फिर इस भावार्थ की फिर मैं समझने की मैं भी प्रयत्न करूँगी। पहला पद्य का भाव मैं भी बताया। इस दूसरी पद्य की ओर मैं भी चलने के लिए प्रयत्न करूँगी। दूसरी पद्य क्या है? मेहमान जो हमारा होता है वह जान से प्यारा होता है, ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। इसी तरह दूसरा पद्य शैलेंद्र जी ने भारत के महान गुणों की विशेषताओं के बारे में इस दूसरी पद्य की तरफ से शैलेंद्र जी ने अपने कवि परिचय में दिया गया है। और इस पद्य में अनेक भारतीय महान गुणों की वर्णन करने की प्रयत्न किया गया है। मैं इस पद्य को, भावों को और अर्थ को इस शामपट पर लिखकर, इस पत्र पर लिखकर लाया गया था। इस लाने से इसके कठिन शब्दार्थ है आपके नोट पुस्तक में लिखने की प्रयत्न कीजिए। और मेहमान जो हमारा होता है, मेहमान जो माने क्या है? मेहमान जो हमारा होता है, मेहमान माने क्या है? हिंदी में अतिथि है, अंग्रेजी में गेस्ट है, तेलुगु में अतिथि है
अतिथि देवो भव भारत में माने जाते हैं। भारत में अतिथियों का भगवान का प्रतिरूप मनाते हैं। इसी तरह लालच, लालच माने क्या है? दुरासा है। दुरासा। गुजारा माने क्या है? बिताना, व्यतीत करना, सब्सिस्टेंस। तोड़े क्या है? थम, ए लिटिल बिट। इसमें, इस पद्य में इसी तरह शब्दार्थ दिया गया है। इस शब्दार्थ के अंत में इस पद्य को मैं भी लिखकर इसी पर लाया। इस पद्य को देखकर मैं भी इस अर्थ को, भाव को लाने के लिए प्रयत्न करती हूँ। आप ध्यान से सुनकर नोटबुक में लिखने के लिए प्रयास कीजिए इस शब्दार्थ को। इस शब्दार्थ में भाव का मैं भी बताऊंगी इस भावार्थ को। मेहमा जो हमारा होता है, मेहमा माने क्या है? मेहमा माने अतिथि है। भारत देश में अतिथि की बहुत प्रामुख्यता मिलती है। ये अतिथि आने पर भी भारत के लोगों के घर में अच्छी लगती है, अच्छी व्यवहार करती है, अच्छी भोजन देती है, अतिथि पूर्वक व्यवहार करती है, भगवान प्रतिरूप मानती है, भगवान का प्रतीक मानते हैं। इसी तरह मानकर भारतीय लोगों ने अतिथि आते हुए भी भगवान प्रतिरूप के मानकर अच्छे व्यवहार करती है। अतिथि देवो भव है। तेलुगु में एक मुहावरा भी है, एक ही सामिता भी है। एक क्या है? यह क्या है? आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, अतिथि देवो भव भी है। इसी तरह अतिथि की भारत में मेहमानों की अधिक प्रामुख्यता और अधिक मूल्य भी देती लगती है। इस भारत में अतिथि की मूल्य देते पर भी क्या होती है? वो जान में प्यारा होता है। जान से प्यारा माने क्या है? जान से प्यारा माने यह मुख्यांश है। यह एक मुख्यांश है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। एक मुख्यांश है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। इस कंप्लीट सेंटेंस को मुख्यांश के रूप में इस वाक्य में दिया लाने वाले की कारण क्या है? भारत के महान लोगों की अच्छी गुणों का वर्णन करते समय इसी तरह वाक्य का इस पद्य में दिया गया है। इस पद्य में दिया गया आने वाली अंश क्या है? जान से प्यारा होना। जान से प्यारा होना माने क्या है? इसी मुहावरा है। अंग्रेजी में इसको इडियम कहते हैं। मुहावरा माने क्या है? इडियम कहते हैं अंग्रेजी में। इस मुहावर का अर्थ क्या है? बहुत प्रिय होना है, बहुत प्रिय होता है। यह क्या प्रिय होता है? कौन प्रिय होता है? किस में प्रिय होता है? भारत में अतिथि किससे प्रिय होता है? भगवान से प्रिय होता है। और किससे क्या होता है? ज्यादा का नहीं लालच हमको, ज्यादा का नहीं लालच है। भारत के लोगों की अतिथि आने पर भी कोई लालच नहीं है, कोई दुराशा नहीं है। नो ग्रीडीनेस। The Indians have no greediness. To Indians also in Indians ज़्यादा का नहीं लालच हमको, लालच नहीं है। भारतीय लोगों को लालच नहीं है और लालच नहीं पर भी भारतीय लोगों की आने पर अतिथियों की अतिथिपूर्वक मर्यादा करती है। इसी तरह तोड़े में गुजारा होता है। अपना जीवन व्यतीत करने के लिए भारत लोगों की नहीं होती है। कोई अन्न भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, ये नहीं भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मगर नहीं भी होती है भी तो नहीं, मगर भारतीय लोगों की अतिथियों की मर्यादा भी अच्छे से करता है। इसी भारतीय लोगों की दुराशा नहीं है, ज़्यादा का लालच नहीं है, मगर थोड़े में गुजारा होते हुए भी कुछ में भी अपना जीवन, थोड़े में भी अपना जीवन व्यतीत करता है। इसी तरह भारतीय लोगों की अच्छी महान गुण है। होंठों भी सच्चाई रहती है, दिल में सफाई रहती है,
और अतिथियों की मर्यादा पूर्वक व्यवहार करती है। इसी तरह लक्षण भारतीय लोगों में हमें मिलता है। इसी तरह पज का भाव मैं भी बताया, आप में समझ में आई है? आई है नहीं? आई है तो ओके, आई है तो ओके। अब तीसरा पज को मैं भी चलने के लिए प्रयत्न करूँगी। तीसरा पज यहीं पर है, यही है। इस पज क्या है? बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सब कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, उस देश में गंगा बहती है। बच्चों के लिए जो धरती माँ, इसका अर्थ क्या है? सदी माने क्या है? इसमें शताब्दी है, सेंचुरीज है, शताब्दालु, इन तेलुगु में शताब्दालु। और धरती माने क्या है? धरती माने पृथ्वी है। पृथ्वी माने क्या है? भूमि, तेलुगु में भूमि है। इसी तरह इस पद्यांश में यह कठिन शब्द को मैं भी लिख कर लाया। इसी तरह आप नोटबुक में ध्यान से लिखने की प्रयत्न कीजिए। इस पद्य का भाव क्या है? बच्चों के लिए जो धरती माँ, बच्चों के लिए धरती माँ। माँ क्या है? माँ माने धरती है। धरती कौन है? धरती भूमि है। भूमि कौन है? माँ के समान है। इस भारत देश में भूमि क्या है? भारत के भूमि धरती के समान होती है। सभी के लिए धरती माँ, सभी के लिए, बच्चों के लिए भी नहीं है, सभी के लिए भी धरती माँ है। माँ किसके समान होती है? भारत में धरती के समान है। माँ क्या देती है? खाने के लिए अन्न देती है, पीने के लिए पानी देती है और जीवन व्यतीत करने के लिए सभी कुछ देती है। इस देने के कारण से ही भारत में भूमि क्या है? धरती क्या होती है? माँ के समान भी होती है। माँ के समान होने के कारण भी भारत में अनेक लोगों की इस तरह भूमि में, इस तरह महान लोगों की पैदा इस तरह भूमि पर भी हुई थी। भूमि माँ के समान है, महान लोगों की जन्म देने वाली भूमि है। इस भूमि पर अन्न खाती है, फसल पैदा होकर अन्न खाकर अपना जीवन व्यतीत करने वाली व्यक्ति है। इस व्यक्ति के लिए कौन माँ है? भूमि माँ है। भूमि माँ के समान भी होती है। इस माँ के समान होने भी बच्चों के लिए भी ही नहीं है, युवावस्था की भी नहीं है, बूढ़ी काली भी नहीं है, सभी के लिए भी माँ है, धरती है। इस माँ के समान होती है। इस देश में क्या है होते हैं? सदियों में सब कुछ सहती है। सदियों माने क्या है? सदियों में आज 200 साल के पूर्व भी अंग्रेजों में अपना भारत देश में आकर व्यापार के रूप में आते हैं, आकर हमारे पर राज्य का पालन करते हुए भी हमारे राज्य में अनेक लोगों की अपने राज्य से अनेक कष्ट व्यतीत करती हैं। इस कष्ट व्यतीत करने पर भी है अपने की मर्यादा पूर्वक व्यवहार करती थे। किससे भी है? अंग्रेजी भी से है, अंग्रेजी भी से है करते हुए भी, अंग्रेजी भी से करते हुए है, मगर करते हुए पर भी भारतीय लोग अनेक कष्ट व्यतीत करती है, संतोष से कष्ट व्यतीत करती है। अपने स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मिलजुल कर रहकर, एक से एक मिलजुल से रहकर अपना जीवन व्यतीत करती है। इसका अर्थ क्या है? सदियों से भी सब कुछ सहती है। सदियों माने क्या है? सेंचुरी के पूर्व से भी सब कुछ सहती है, कष्ट व्यतीत करती है। और हमारे भारत में धरती की हमारी माँ भी होती है और सदियों में सब कुछ कष्ट करती है। इसी तरह किस देश के वासी है?
इस तरह कष्ट व्यतीत करने वाली व्यक्ति है किस देश के वासी होती है? भारत देश के वासी होती है। भारत देश में वासी कौन है? उस देश के वासी है। इसी तरह वास करने वाले प्रांत में क्या प्रवाहित होती है? गंगा नदी प्रवाहित होती है। जिस देश में गंगा बहती है उस देश के वासी हम भी होती है, हमारी भी होती है। इस तरह पद्य का भाव आप ध्यान से सुनने के लिए मेरे धन्यवाद। इस तरह पद्य के भाव में एक की शंका भी आते हुए भी खड़ा होकर अपने शंका की प्रकट कीजिए। मैं भी फिर भी इस शब्दार्थ को और भावार्थ को समझने में आने की प्रयत्न करूंगी। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। इसी तरह चारवा पद्य के भावों की मैं भी बताऊंगी। इस पद्य का मैं एक बार गाना गाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। आप ध्यान से सुनकर आपकी टेक्स्ट बुकों में देखने की प्रयत्न कीजिए। इस कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। इस का शब्दार्थ को शाम पर इसी तरह पत्र पर लिखकर मैं भी लाकर आई। इस शब्दार्थ को आपकी नोटबुक में लिखने का प्रयास कीजिए। इसका अर्थ क्या है मैं भी दूसरी बार बताऊंगी, आप ध्यान से सुनिए। इंसान माने क्या है? इंसान माने मैन, मनुष्य है। इंसान माने क्या है? मनुष्य है। कम क्या है? कम माने क्या है? तोड़ा है। तोड़ा माने क्या है? तక్కువ, छोटा है। कीमत माने क्या है? वैल्यू है। कीमत माने क्या है? वैल्यू है। जान की कीमत माने क्या है? प्राण की मूल्य है। क्या है? प्राण की मूल्य है। इसी तरह शब्दार्थों की इस पद्य में दिया गया है। इस शब्दार्थों के आधार पर इस भाव में प्रकट लाने की मैं भी प्रयत्न करूंगी, आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। इस पद्य का भाव इसी तरह होता है। इस पद्य का भाव क्या है? कुछ लोग कुछ ज़्यादा जानते हैं। कुछ लोग माने क्या है? भारत में कुछ साइंटिस्ट हैं, भारतीय विज्ञान शास्त्र के रूप में परिशोधन करने वाले व्यक्ति भी हैं। कुछ व्यक्ति इंजीनियर भी होते हैं, डॉक्टर भी हैं, बैंक की जॉब करने वाले व्यक्ति होते हैं। इसी तरह सभी व्यक्ति के पास अच्छी पूर्वक ज्ञान भी होती है, ज्ञान से अधिक भी होती है। अंतरिक्ष से जाने वाली व्यक्ति भी होती है, मगर व्यक्ति होने पर भी मनुष्य को कुछ थोड़ा मानते हैं, कुछ भी नहीं मानते हैं। मनुष्य को थोड़ा मानकर बुरा व्यवहार करती है, अच्छी व्यवहार नहीं करती है। इसी तरह मनुष्य को कम मानती है, थोड़ा मानती है। अच्छे व्यक्ति पर भी, साइंटिस्ट पर भी, व्यक्ति पर भी, डॉक्टर पर भी, अधिक ज्ञान व्यक्ति पर भी मनुष्य को कम मानती है। मगर कुछ लोग नहीं मानती हैं। अच्छी पूर्वक व्यवहार करने पर व्यक्ति भी रहते हैं। कुछ लोग इस तरह व्यवहार करते हैं, कुछ लोग अच्छी व्यवहार करते हैं, कुछ लोग बुरा व्यवहार करते हैं। अच्छी लोग भी हैं भारत में, अच्छी लोग हैं, बुरा लोग भी नहीं है, कुछ लोग बुरा लोग भी है। इसी तरह व्यक्ति मनुष्य की अच्छी व्यवहार करने पर भी बुरा व्यवहार करते हैं। जान की कीमत नहीं जानती है, प्राण का मूल्य नहीं जानती है, इसी तरह व्यवहार करते हैं। मगर कुछ लोग जान की पूर्वक जानते हैं। कुछ लोग क्या है? पूरब व्यक्ति जानती हैं। पूरब माने क्या है?
सारी दुनिया में पूरब क्या है? पूरब होने वाली व्यक्ति भी है। प्रपंच पट में प्रपंच पट में प्रपंच पट में इंडिया किस पर स्थित है? पूरब पर स्थित है। सारी दुनिया में वर्ल्ड मैप में भारत किस स्थिति पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? पूरब, ईस्ट दिशा में स्थित है। इस स्थिति पर स्थित होने की पूरब में क्या है? बंगालाखात है। बंगालाखात माने क्या है? बंगालाखातम। बे ऑफ बंगाल भी है। पश्चिम में क्या है? अरेबिया समुद्र भी है। उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। दक्षिण भी क्या है? दक्षिण में हिंदू महासमुद्र है। इसी तरह भारत के मैप में 4 दिशा भी होती है। इस दिशाएं पूरब में क्या होती है? बंगालाखात में है। मगर प्रपंच पट में भारत देश किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? पूरब स्थान पर स्थित है। पूरब स्थान में स्थित पर होने वाली है जिस देश में पूरब की जानती है, पूरब वाली अच्छी व्यक्ति है। इस तरह व्यक्ति से भारत में अच्छे लोगों से अच्छी व्यवहार करती है और पूरब वाले पूरब जानती है और उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। गंगा प्रवाहित होने वाले के कारण भारतीय लोग अच्छा रूपक व्यवहार पराये लोगों की से भी अच्छी व्यवहार करती है, मिलजुल कर रहती है, प्यार करती है। इसी तरह के भाव 4वां पद में दिया गया है। इसी के भाव को आपके समझ में आने की तैयार है नहीं? समझ में आनी है नहीं? फिर भी बोलने से मैं भी दूसरी बार बताने की मैं भी प्रयत्न करूँगी। इस 4 बाजों के भावों की मैं भी समझाया, मैं भी बताया, आपकी समझ में आई है। मैं भी इस मातृभाषा के होने के संबंध में हमारी भाषा तेलुगु भाषा रहती है। तेलुगु भाषा के प्रजाओं की इस राज्य में रहती है। राज्य माने क्या है? राष्ट्र है। राष्ट्र माने क्या है? देश है। इसी तरह आंध्र प्रदेश राज्य में सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी को इस स्कूल्स में दिया जाना पड़ता है। इसी के लिए अंग्रेजी को थर्ड लैंग्वेज के रूप में, तेलुगु भाषा को प्रथम भाषा के रूप में दिया जाने वाली है। इस राज्य की अधिक से अधिक संख्या तेलुगु में बोलती है, तेलुगु में व्यवहार करती है। इसी के लिए तेलुगु में व्यवहार करने से इस शब्दांश और भावांश को मैं भी तेलुगु में एक ही बार तेलुगु में बताने के लिए प्रयत्न करूँगी। తెలుగు పిల్లలు ఈ భావాంశాన్ని నేను మళ్ళీ తెలుగులో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఎందుకంటే మన దేశంలో మన రాష్ట్రంలో ప్రజలు తెలుగులో మాట్లాడతారు, తెలుగులో వ్యవహరిస్తారు. అందుకనేసి మనకి తెలుగులో ఒక్కసారి ఈ భావాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కోసానికి నేను మీకు తెలుగులో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. जिस देश में गंगा बहती है माने तेलुगु में क्या है? ఈ దేశంలో ఏ దేశంలో అయితే గంగ ప్రవహిస్తుందో, గంగ ప్రవహించడం అంటే ఏంటి? గంగ అనేది పవిత్ర నది, పుణ్య నది కారణం వల్ల, గంగ ప్రవహించే కారణం వల్ల భారతదేశంలోని ప్రజలు గంగని పవిత్ర స్నానం చేస్తారు. ఈ గంగలో పవిత్ర స్నానం చేయడం వల్ల వారికి ఉన్నటువంటి పాపాలన్నీ పోతాయని ఒక గట్టి నమ్మకం. అదేవిధంగా అనేక పుణ్యక్షేత్రాలు గంగా నది ఒడ్డున వెళ్ళడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఇందులో ఇచ్చినటువంటి రంగులు మన భారతదేశం యొక్క తిరంగ జెండాని, 3 రంగుల మువ్వన్నెల జెండాని ఎగరవేస్తూ అందులో ఉన్నటువంటి రంగులని చూపించడం జరిగింది. ఈ 3 రంగులు 3 యొక్క విషయాలకి ప్రతీకగా ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది. 3 రంగులు ఏమనగా తెలుపు, కషాయం, అంతేకాకుండా ఆకుపచ్చ రంగును ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. తెలుపు అనేది శాంతికి చిహ్నం, కాషాయం అనేది త్యాగానికి చిహ్నం,
అంతేకాకుండా పచ్చ రంగు అనేది, ఆకుపచ్చ రంగు మన పసిడి పంటల యొక్క పచ్చదనానికి, మన యొక్క సౌభాగ్యానికి, సమృద్ధికి, సంపన్నతకి చిహ్నంగా చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ జెండాలోని 3 రంగుల వలె ఈ భారతి యొక్క గుణాలు, అంతేకాకుండా ఈ జెండా యొక్క రూపకర్త ఎవరు? పింగళి వెంకయ్య గారు. పింగళి వెంకన్న గారు వల్ల మనకి ఈ జెండా యొక్క రూపకర్త చేయడం జరిగింది. 3:2 నిష్పత్తిలో, పొడవు వెడల్పు యొక్క నిష్పత్తిలో ఈ భారతీయ జెండాని ఎగరవేయడం మన ప్రతి సంవత్సరము భారతీయ యొక్క స్వతంత్ర దినోత్సవం రోజు, అంతేకాకుండా గణతంత్ర దినోత్సవం రోజు మన దేశంలోని ఎర్రకోట మీద ఎగరవేయడం జరిగింది. ఎగరవేస్తూనే ఉన్నాము. ఈరోజు మనకి స్వతంత్రం వచ్చి 200 సంవత్సరాలు పూర్వం ఆంగ్లేయులు మన దేశాన్ని కొల్లగొట్టి మన దేశం యొక్క స్వతంత్రతని, మన యొక్క సౌభాగ్యాన్ని ఎత్తుకుపోయినా కూడా అప్పటికీ కూడా మన దేశంలో ఉన్నటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి నాయకులు మన దేశ స్వతంత్రం కోసం పోరాటం సాగింది. పోరాటం సాగడమే కాకుండా మన దేశానికి 1947 ఆగస్టు 15వ తేదీన స్వతంత్రం తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ స్వతంత్రత తీసుకొచ్చిన తర్వాత మన దేశాన్ని ఏ విధంగా పరిపాలించాలో మన దేశ నాయకులకి సరిగ్గా అర్థం కాలేదు. కాకపోయినప్పటికీ మనకి రాజ్యాంగ రూపకర్త అయినటువంటి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి కృషి వలన 2 సంవత్సరాల 11 నెలల 18 రోజుల వ్యవధితో భారతదేశ రాజ్యాంగాన్ని మనకి రాజ్యాంగ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ అధ్యక్షతన మన రాజ్యాంగాన్ని రూపకర్త చేయడం జరిగింది. ఈ రూపకర్త చేయడం తర్వాత ఇందులో షెడ్యూళ్ళు, ప్రకటనలు కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఈ షెడ్యూళ్ళు, ప్రకటనల ద్వారా మనకి మార్చుకోవడానికి కొంచెం వీలు కల్పించడం కూడా జరిగింది. ఇందులో ఉండే అధికారుల ద్వారానే మన రాజ్యాంగం అనేక ప్రపంచ రాజ్యాంగాలకి ఆదర్శప్రాయంగా జరిగింది. అలాంటి భారతదేశం యొక్క గుణగణాలని తెలియపరచడానికి మన కవి అయినటువంటి శైలేంద్ర కుమార్ గారు ఆయన యొక్క పటం రూపంలో మనకి అనేక భావాల్ని వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. శైలేంద్ర కుమార్ గారు ఆయన 1923 ఆగస్టు 30 తేదీన రావిల్పిండి పాకిస్తాన్ యొక్క గ్రామంలో పుట్టారు. ప్రస్తుతం పాకిస్తాన్ అనేది రావిల్పిండి పాకిస్తాన్లో ఉన్నప్పటికీ ఆయన చిన్న వయసు వచ్చేసరికి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో కలిపేసి ఆగ్రా అనేటువంటి ప్రాంతానికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఆగ్రా వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన ఉద్యోగం వచ్చింది. ఆగ్రా దగ్గర నుండి మధుర అనే ప్రాంతం వెళ్ళారు. అక్కడ ఆయనకు ఉద్యోగం వచ్చింది. 1947లో ఉద్యోగం ఎందులో వచ్చింది? రైల్వేలో ఉద్యోగం వచ్చింది. రైల్వేలో ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత ఆయన మనసు రైల్వేలో ఉద్యోగం చేసినప్పటికీ కూడా ఆయన మనసు కవిలు రాయడము, కవిత్వాలు రాయడము, పాటలు పాడడం మీద ఆయన యొక్క మనసుని లగ్నం చేయడం జరిగింది. ఆ లగ్నం చేయడంతో ఈయన యొక్క దృష్టి ఎవరి మీద పడిందంటే రాజ్ కపూర్ అనేటువంటి హిందీ సినిమా యాక్టర్ గారి మీద పడింది. హిందీ సినిమా యాక్టర్ గారి మీద పడడంతో ఈయన ఇద్దరూ కలిసి వర్క్ చేసి ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేశారు. బర్సాత్ అనేటువంటి పత్రిక మీద చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈయన చేసిన కృషికి గాను 3 సార్లు ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డు తీసుకోవడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈయన అనేక ఉచ్చ స్థితి, నీచ స్థితి, అనేక స్థితులు, ప్రజలలో ఉండేటువంటి ఉన్నతతనం, లేనితనం, అమీరు, గరీబు, అన్ని స్థానాల్లోని ప్రజలు ఎలాగ వ్యవహరిస్తారు అనేటువంటి లక్షణాల గురించి ఈయన చాలా వివరంగా ఇటువంటి కవిత్వాల్లో మనకి ఎన్నో వందల కవిత్వాలు రాసి మనకు తెలియజేయడం జరిగింది. ఈయన ముఖ్యంగా లిరిసిస్ట్గా ఆయన అన్ని సినిమాల్లోనూ చాలా వరకు లిరిసిస్ట్గా పనిచేయడం కూడా జరిగింది. ఈయన ఇప్పటికీ అందరి మన్ననలు పొందడం జరిగింది. అయితే ఈయన 1966లో చనిపోవడం జరిగింది. 1966లో చనిపోయారు ఈయన. అయితే ఈయన రాసినటువంటి కవిత్వాల్లో ముఖ్యమైన కవిత్వం ఏ దేశంలో అయితే గంగా నది ప్రవహిస్తుందో. ఏ దేశంలో గంగా నది ప్రవహిస్తుంది? భారతదేశంలో గంగా నది ప్రవహిస్తుంది. ఈ గంగా నది ప్రవహించడం వల్ల మనకేం జరుగుతుంది? గంగా నది పుణ్యనది వల్ల, పవిత్రమైన నది కావడం వల్ల అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజలు కూడా మంచివారు, పరోపకారమైనటువంటి గుణం కలిగిన వారు, సత్య గుణం కలిగిన వారు, అహింస అనేటువంటి సిద్ధాంతాన్ని పాటించిన వారు, పరోపకారమైనటువంటి గుణం కలిగిన వారు, మానవత్వమైనటువంటి గుణాన్ని కలిగిన వారు ఈ భారతీయులు. ఈ భారతీయులు ఇలాంటి అనేక గుణాలు పెంపొందించడం జరిగింది.
ఈ పెంపొందించడం కారణంగా ఈ భారతీయులో ఉన్నటువంటి గుణాల గురించి ఈ శైలేంద్రజీ గారు ఇక్కడ 8 పద్యాలలో వివరంగా చెప్పడం జరిగింది. ఈ 8 పద్యాల్లో ఈరోజు నేను 4 పద్యాలను భావాలు హిందీలో మీకు చెప్పి ఉన్నాను. ఈ భావాలని ఇప్పుడు నేను తెలుగులో చెప్పడానికి మీకు ప్రయత్నం చేస్తాను. తెలుగులో ఫస్ట్ పద్యం మీకు తెలుసు. होंठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है. దీని యొక్క అర్థం ఏమిటి? మన యొక్క పెదాల్లో స్వచ్ఛత, మనసులో సఫాయి అంటే ఏంటి? శుభ్రత ఉంటే మనం మంచిగా మాట్లాడతాము, ఇతరులతో మంచిగా వ్యవహరిస్తాము. అలాంటి వ్యక్తులు ఎలాంటి వాళ్ళు? అలాంటి వ్యక్తులు ఉన్నటువంటి భారతదేశంలో భారతదేశం చాలా గర్వించదగినది. అంత మహనీయులైనటువంటి భారతదేశం చాలా గర్వించదగినది. అయితే ఇందులో రెండో పద్యభావం గురించి చూద్దాం. రెండో పద్యభావం గురించి ఏంటి? భారతదేశంలో అతిథులు చాలా ముఖ్యమైన వారు. మన అతిథులు అతిథి దేవోభవ అంటాము.
మనకి ఏమీ లేకపోయినప్పటికీ మనకి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అతిథులు ఎవరైనా వచ్చినప్పటికీ కూడా మనం ఎంతో మర్యాదపూర్వకంగా వాళ్ళతో వ్యవహరిస్తాము. వారికి మన ఇంట్లో ఏమీ లేకపోయినప్పటికీ కూడా పక్క నుంచి అయినా తీసుకొచ్చి పక్కింట్లోనైనా అడిగైనా తీసుకొచ్చి వారికి మంచి భోజనానికి సదుపాయాలు కలగజేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాము. ఈ విధంగా మన భారతదేశంలో వచ్చినటువంటి చుట్టాలని అతిథులని మనం ఎంతో భగవాన్ రూపంగా చూస్తాము. భగవాన్కి ప్రతీక రూపాలుగా గుర్తిస్తాము. వారిని ఎంతో ఆదరించడం, వారిని ఎంతో గౌరవించడం, మన దగ్గర ఉండడానికి ఏమీ లేకపోయినప్పటికీ కూడా వారికి ఎంతో బాధ్యతగా మనం చూసుకుంటాము. ఈ విధంగా భారతీయులలో అతిథి అనేది చాలా విలువైనది. అతిథి మర్యాద చాలా విలువగా చూడడం జరుగుతుంది. ఇండియాలో అతిథులకి చాలా విలువ ఉంది. మనకి ఇదే విధమైనటువంటి సామెత ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది. సామెత ఏంటనగా ఆచార్య దేవోభవ, పితృదేవోభవ, మాతృదేవోభవ, అదేవిధంగా అతిథి దేవోభవ అని కూడా ప్రజలు మన వాళ్ళు అనడం జరిగింది, పెద్దలు అనడం జరిగింది. ఈ విధంగా అతిథి దేవోభవ అనగా మనం అతిథిని ఎంతగానో గౌరవిస్తూ ఉంటాము. ఈ పాఠంలో అతిథిని గౌరవించడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈ పద్యంలో ఏం చేశారు, అలాంటి వాళ్ళు ఏంటి, వా జాన్ సే ప్యారా హోతా హై, అతిథులు మనం గౌరవించడమే కాకుండా అతిథులు మనకన్నా ప్రాణంగా వాళ్ళని ఎంతో ప్రేమగా ప్రేమిస్తాము. వాళ్ళు వచ్చిన వారిని, అన్నదమ్ముల్ని, అక్క చెల్లెల్ని మనం ఎంతగానో గౌరవిస్తాం. మన ఇంటికి వచ్చిన అతిథుల్ని ఎంతో ప్రేమపూర్వకంగా వ్యవహరించుకుంటాం. అంటే మన ప్రాణము కన్నా విలువైన వారు అతిథులు. ఎక్కడనగా భారతదేశానికి వచ్చినటువంటి, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అతిథులు చాలా విలువైనటువంటి జీవనాన్ని కొనసాగించడానికి ఇదొక అనుకూలమైనటువంటి పద్ధతి. అంతేకాకుండా మూడో పద్యంలో ఏ భావాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది, మూడో పద్యంలో తల్లితో పోల్చడం జరిగింది. భూమిని భారతదేశంలో దేనితో పోల్చడం జరిగింది, తల్లితో పోల్చడం జరిగింది. తల్లి భూమితో సమానం. భూమి ఎవరితో సమానం, తల్లితో సమానం. తల్లి అనేది చిన్నపిల్లలకి తల్లి, పెద్దవాళ్ళకి తల్లి. అన్ని అవస్థలలో చిన్న పిల్లల కాడి నుంచి ముసలి వాళ్ళు అయ్యే వరకు మన అందరినీ కాచేది మన భూమి, మన తల్లి, మన పుడమి, మన తల్లి, మన భూమి మనల్ని కాస్తుంది. మనం ఈ భూమిలో ఎంతో విలువైనటువంటి ఆహారాన్ని పండించుకొని తింటున్నాము. మన భూమి మనకి ఎన్నో సౌకర్యాలు కలుగజేస్తుంది. ఈ భూమి మీద నివసిస్తున్నాము. ఈ భూమి మనకి ఎంతో మంచి త్రాగడానికి నీరు, ఉండడానికి ఇల్లు, ఉండడానికి మంచి వసతి సౌకర్యాలు అన్నీ కలగజేసేటువంటి ఈ భూమి మనకి దేనితో సమానము, తల్లితో సమానం. అటువంటి భూమి ఎక్కడ ఉన్నది, భారతదేశంలో ఉంది. భారతదేశంలో ఎందుకు ఉన్నది, అక్కడ మంచి ఆకాశగంగ నుంచి వెలువడినటువంటి గంగా నది గంగోత్రిలో పుట్టి మన వైపు ప్రవహించడం కారణంగా మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎంతో పుణ్యులయ్యి పాపానికి దూరముగా ఉండి పుణ్యమూర్తులుగా అనేకటువంటి గౌరవ మన్ననలు పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇదే విధంగా నాలుగో పద్యభావాన్ని నేను మరొకసారి చెప్పడానికి మీతో ప్రయత్నం చేస్తాను. నాలుగో పద్యభావం ఏమనగా కుచ్ లోగ్ కుచ్ జ్యాదా జాన్తే హై, కుచ్ లోగ్ మానే క్యా హై, చాలామంది ప్రజలు ఏం చేస్తారు, కొంచెం చాలా నేర్చుకుంటారు. ఏం నేర్చుకుంటారు వాళ్ళు, ముఖ్యముగా చాలామంది ప్రజలు కుచ్ లోగ్ జో జ్యాదా జాన్తే హై इंसान को कम पहचानते हैं. इंसान को माने क्या है, इंसान అంటే ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క మనుషుల యొక్క ప్రాణాన్ని గుర్తించరు, మనుషులు గుర్తించరు. ఈ విధంగా గుర్తించకపోవడం వల్ల మన ప్రపంచ పటంలో మన తూర్పు దిశను ఉండడం కారణంగా మన దేశంలో, భారతదేశానికి 4 దిక్కులు ఉన్నాయి. తూర్పున బంగాళాఖాతం, పశ్చిమాన అరేబియా సముద్రం, ఉత్తరాన హిమాలయాలు, దక్షిణాన హిందూ మహాసముద్రం. ఈ 4 సముద్రాలు ఉండడం, అంతేకాకుండా ప్రపంచ పటంలో పూరపు వల్ల ఉండడం వల్ల, తూర్పు దిక్కున ఉండడం వల్ల తూర్పు వాసులు తూర్పును గుర్తించడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా గుర్తించడం వల్ల భారతదేశంలోని ప్రజలను అందరూ గౌరవించడం, వారి యొక్క లక్షణాలను అందరూ ఇతర దేశాల వాళ్ళు మన్నించడం, ఇతర దేశాల వారితో వీరు మంచిగా మెలగడం అన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ విధంగా ఈ యొక్క పాఠంలోని ముఖ్యంగా మనసులో స్వచ్ఛత,
అతిథుల పట్ల గౌరవము, పెద్దల పట్ల గౌరవం, చిన్న పిల్లను కూడా సమానంగా చూడడము, అందరితో సమానంగా మెలడం, కలిసిమెలిసి ఉండడం, అందరితో ప్రేమగా కలిసిపూర్వక మంచి వ్యవహారం చేయడము అనేకటువంటి లక్షణాలను ఇందులో చూపించడం జరిగినది. ఈ విధంగా జిస్ దేశ్ మే గంగా బహతీ హై, ఏ దేశంలో అయితే గంగ ప్రవహిస్తుందన్నటువంటి ఈ యొక్క గీతాన్ని శైలేంద్రజీ ఎంతో భావ వ్యక్తీకరణతో ఈ యొక్క పద్యాల్లో మనకి పొందుపరచడం అనేది జరిగినది. ఈ పాఠంలో 4 పద్యాల యొక్క భావాలను నేను చెప్పడం జరిగింది. ఈ పద్యాల్లోని భావాలలో 2 పద్యాల యొక్క భావము రేపు గృహకార్య కింద హోంవర్క్ కింద మీరు అందరూ 2 సార్లు రాసుకుని రండి. ఇది రేపు నేను వచ్చిన తర్వాత పీరియడ్లో నేను తప్పనిసరిగా మీ యొక్క ప్రతి ఒక్కరి హోంవర్క్ నేను చెక్ చేస్తాను. देने वाले AGCDO मैडम महालक्ष्मी मैडम जी को और PO सर जी को, ईस्ट गोदावरी PO सर जी को और GCDO मैडम, मैं KGBV रंपचोड़वरम प्रिंसिपल मैडम जी राजेश्वरी मैडम जी को और मैं मेरा कोलीग को मेरे धन्यवाद बोलूँगी. नमस्कार.